नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर। मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी और शुरुआत करते हैं इस वक्त के हमारे खास बुलेटिन की अपनों उत्तराखंड की और रुख करते हैं पहली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेतृत्व चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है और लेकिन भ्रामक वीडियो फेक न्यूज फैलाने वालों पर सरकार ने अब कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है और रुद्रप्रयाग में एक भ्रामक वीडियो वायरल होने के मामले में सोनप्रयाग थाने में एक एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी कि आस्था के इस महापर्व की छवि खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और प्रशासन सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रख रहा है ताकि यात्रा व्यवस्था पर कोई झूठी अफवाह न फैला सके। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय राज्यों के लिए समन्वय और नीति निर्माण परिषद की पहली महत्वपूर्ण बैठक और की अध्यक्षता की और मुख्यमंत्री आवास सभागार में आयोजित इस बैठक में मुख्य उद्देश्य हिमालयी राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बिठाना है और साझा चुनौतियों के लिए प्रभावी नीतियां तैयार करना है और इस दौरान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और आपदा प्रबंधन जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई और मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि सभी हिमालय राज्यों को एकजुट होकर विकास और परिस्थिति की बीच संतुलन बनाने की दिशा में काम करना होगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो चुका है और अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री के बाद केदारनाथ और अब बद्रीनाथ के कपाट खुलने से यात्रा ने गति पकड़ ली है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी धामों में मौजूद रहे और पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से संपन्न कराई गई और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और उत्साह के बीच मुख्यमंत्री ने सभी का स्वागत किया और उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वो दर्शन के साथ स्थानीय यात्राओं क्षेत्रों का भी भ्रमण करें और नियमों का पालन करते हुए अपनी यात्रा सुरक्षित पूर्ण करें। आज अब हमारे चारों ही धामों के विधिवत रूप से कपाट खुल गए हैं। आज भगवान बद्री विशाल के भी कपाट खुल गए हैं। सभी भक्तों के लिए सभी हमारे धाम तैयार हैं। सभी दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से करने का प्रयास किया गया है। अभी चूंकि पिछले वर्ष और इस वर्ष अभी भी यात्रा शुरू होने से पहले तक लगातार बर्फबारी होती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी इंतजाम किए गए। सभी भक्तगण सभी आए, सभी श्रद्धालु आए, सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। अच्छी यात्रा होगी, अच्छी व्यवस्था मंदिर समिति के द्वारा भी यहाँ पर की गई है और ये भगवान बद्री विशाल की नगरी है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 में इस भगवान बद्री के स्थान का मास्टर प्लान यहाँ के लिए तैयार करवाया था, जो आज काफी आगे बढ़ गया है। काफी काम यहाँ पर हो रहे हैं और भव्य बद्री, दिव्य बद्री के रूप में ये स्थान पूरी तरह से अब दिखने लगा है। इसी के साथ ये माणा गांव भी है यहाँ पर। तो मैं सभी आने वाले श्रद्धालुओं से, भक्तगणों से ये भी अनुरोध करूंगा कि वो चारों धामों के दर्शन के साथ साथ हमारे आसपास के धामों के आसपास के जो स्थान हैं उन स्थानों को भी देखें। यहाँ माणा गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, प्रधानमंत्री जी ने 2022 में यहाँ का प्रवास किया था, यहाँ का भ्रमण किया था। उसके बाद आज वो स्थान भी हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसको पहले गांव की संज्ञा दी देश के और पहले गांव के रूप में आज उसका विकास आगे बढ़ा है। वहाँ की मातृशक्ति कल मैं शाम को सबसे मिला था, 100% उन्होंने वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाते हुए 100% आज लखपति दीदियां वहाँ की बहनें बन गई हैं। और सभी से ये भी अनुरोध है कि यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करें। सभी के लिए अच्छी व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं होगी। एम्स ऋषिकेश के छठे दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने डिग्री धारकों से सहानुभूति और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ सेवा करने का आह्वान किया और उन्होंने चिकित्सा को करियर से ऊपर समाज सेवा का माध्यम बताया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के मजबूत होते स्वास्थ्य ढांचे की प्रशंसा की और इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पर्वतीय चुनौतियों को अवसर में बदलने पर जोर दिया और मुख्यमंत्री धामी ने चिकित्सा क्षेत्र को मानवता की सेवा
का सर्वोच्च मार्ग बताते हुए युवाओं को प्रेरित किया। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 28 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खिंडूरे ने बताया कि इस सत्र की मुख्य थीम नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार रखी गई है और जिस पर सुबह 11 बजे से विस्तृत चर्चा होगी और विधानसभा सचिवालय ने सत्र की तैयारियां तेज कर दी और अध्यक्ष ने जानकारी दी कि 26 अप्रैल को सुरक्षा और अन्य प्रबंधनों की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और यह सत्र पूरी तरह से एक विषय पर केंद्रित रहेगा और जिसमें महिलाओं के लोकतांत्रिक अधिकार और सम्मान को लेकर सदन में मंथन किया जाएगा। कि एक दिवसीय सदन का हम लोगों ने जो मेरे पास सूचना आई है उसको आहूत करने का निर्णय किया है, लेकिन अभी पत्रावली जो है वो माननीय हमारे गवर्नर साहब के पास अनुमोदन के लिए गई है। जैसे ही वहीं से आएगी उसके बाद विधानसभा सचिवालय अपनी कार्रवाई करेगा। अभी तक ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कोई संसदीय कार्य नहीं होगा, विशेष सत्र आहूत किया गया। देखिए, जैसे विशेष सत्र होता है उसी तरह से ये चला जाए। इसमें जो विशेष सत्र जिस विषय के लिए लिया जाता है उसी पर कार्रवाई होती है और उसी पे चर्चा होती है। क्या विषय रहेगा मैम इस विशेष सत्र? इसमें जो हमारा विषय है नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार, तो इस विषय पर हमारे जो सदन है उसमें जो हमारे मेंबर्स हैं वो इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, अपनी अपनी बातचीत रखेंगे। और मैम सुरक्षा को लेकर के आपके द्वारा कब मीटिंग बुलाई जानी है विधानसभा में? 26 तारीख को हमारी सुरक्षा की बैठक होने जा रही है। उसके बाद 27 को कार्यमंत्रणा की बैठक होगी और सर्वदलीय की जो हमारी बैठक होती है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मंसूरी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की और उन्होंने बाल्दी और करलीगांड नदी सहित विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा का कार्यों की प्रगति पर चर्चा की और मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा पर पूरे किए जाएं और जोशी ने इन योजनाओं को मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल करने के लिए सीएम धामी का आभार व्यक्त किया और साथ ही उन्होंने लंबित प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति के लिए प्रभावी फॉलो अप करने के भी निर्देश दिए। महिला आरक्षण पर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने पार्टी का रुख साफ कर दिया और उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और उनकी राजनीतिक भागीदारी बीजेपी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जपेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि हालांकि पिछले चुनावों में महिला प्रतिनिधित्व सीमा रहा, लेकिन पार्टी के पास सक्षम महिला नेतृत्व की कमी नहीं है और उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा दोनों स्तरों पर महिलाओं की भूमिका और अधिक मजबूत होगी और उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में खुद को साबित किया है और पार्टी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। मंगलौर नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 1 पर चंपत खालसा का नाम बदलकर सैनीपुरा करने पर विवाद गहरा गया और इस फैसले से स्थानीय दलित समाज में भारी आक्रोश है और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पालिका अध्यक्ष मुहीउद्दीन अंसारी ने निवासियों की राय लिए बिना यह प्रस्ताव पास किया और मोहल्लेवासियों का तर्क है कि अगर जाति सूचक नाम बदलना अनिवार्य था तो इसे रविदासपुरम या अंबेडकर नगर जैसे महापुरुषों के नाम पर रखा जाना चाहिए था और समाज ने चेतावनी दी कि थोपा गया नया नाम उनकी पहचान के विरोध है और इसे तुरंत बदलने की मांग की गई। एक कहावत है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आज के दौर में नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों के नाम बदले गए हैं, उत्तराखंड में भी कई गांवों के नाम बदले गए हैं। अब ऐसा ही मामला मंगलौर में देखने को मिल रहा है। मंगलौर के वार्ड नंबर 1 जो चमरान खालसा था उसका नाम बदलकर सर्वसम्मति से हालांकि किया गया है सैनीपुरा, लेकिन दलित समाज के कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति जमाई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि काफी लोग खालसा के यहाँ इकट्ठे हुए हैं नगर पालिका में।
वो आए हुए हैं और उनका ये कहना है कि नाम नहीं बदलेगा। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या आपत्ति है उनको। आप यहाँ आए, क्या कारण है? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जैसे कि मुझे सूचना मिली थी मंगलोर कस्बे से, खालसा मोहल्ले से, कि हमारे जो मोहल्ला है उसका नाम चेंज किया जा रहा है। तो इसमें चेंज का तो कुछ ऐसा था, इशू नहीं था, पर बाकी है कि जो यहाँ चेयरमैन की जो बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें कुछ प्रस्ताव पास हो रहे थे, वो राष्ट्रीय मानव अधिकार के द्वारा जो उनको लेटर आया था तो उसके माध्यम से वो काम करना चाह रहे थे। तो इसमें जैसे हमारे लोगों को पता लगा तो उन लोगों ने अपने आपत्ति दर्ज कराने के लिए चेयरमैन साहब से मिले और उसमें चेयरमैन साहब ने वो जो हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन के माध्यम से दी है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार को भेज दी जाएगी और जल्दी इसका निस्तारण करके जो हमारा यथावत जो भी था नाम खालसा मोहल्ले का वो जो तो यहीं पे स्थापित रहेगा। मंगलोर के उनका ये कहना था कि कुछ जो खालसा मोहल्ले के निवासियों ने आपत्ति दर्ज कराई, उनको एप्लीकेशन दिए, ये आगे उनको उच्च अधिकारी को फॉरवर्ड कर देंगे। उनका ये कहना है कि उनकी मांग को रखा जाएगा और मोहल्ले का नाम वही रखा जाएगा। एनबी के लिए चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रद्धालुओं से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुमार जपेंद्र सिंह ने स्वागत किया और उन्होंने एक सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि चारों धामों में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं द्वारा स्थानीय वस्तुएं खरीदने से पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को सीधा आर्थिक लाभ होगा। और जपेंद्र सिंह ने के अनुसार पीएम की इस दूरदर्शी सोच से उत्तराखंड के उत्पादों को वैश्विक पहचान और बाजार मिलेगा और इस पहल ने न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और जिससे प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। खरीदें, उनको उपयोग में लाएं, तो इसे किस रूप में देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के प्रति स्नेह और उत्तराखंड के उत्पादों के प्रति भरोसा, ये देशवासियों को और श्रद्धालुओं को जो देश दुनिया से हमारे पांचों धामों में आएंगे उनके लिए संदेश भी है कि उत्तराखंड के जो हमारा मोटा अनाज है, स्थानीय उत्पादक है और प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, चाहे वो फल फ्रूट से लेके हम सीड्स तक की बात करें, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भरोसा उत्तराखंड वासियों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने में बहुत बड़ा सहयोग करता है। और हमें उम्मीद है कि देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु उत्तराखंड के उत्पादों का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें खरीदेंगे और उसके बाद अगले वर्षों में उनका जो उत्पादन भी बढ़ना है, उनकी मार्केटिंग बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादनों को लेकर अपने भरोसे को पहले भी जाहिर करते रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने अपील की है, तो हम उनकी इस अपील का स्वागत करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों की लीद से होने वाली गंदगी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल की और अब लीद से बायोमास पैलेट बनाने के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है और इसके तहत लीद को पिरूल के साथ मिलाकर ईंधन के पैलेट्स और जैविक खाद तैयार की जाएगी और स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यह प्रोजेक्ट 1 साल तक चलेगा और मार्ग पर लीद एकत्रित करने के लिए एक विशेष सेंटर बनाए जाएंगे और अगर यह प्रयोग सफल रहा तो इसे अन्य यात्रा मार्गों पर भी लागू किया जाएगा। इसमें देखिए तो ये पहली बार ये इनोवेशन हो रहा है, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में और इसमें कैबिनेट का भी अप्रूवल हम लोग को मिला है कि इसमें लगभग 8,000 के करीब हमारे खच्चर घोड़े हमारे रजिस्टर्ड हैं और उसमें जो लीद है अगर 5 किलो एक एवरेज भी अगर आप मान लें तो लगभग 40,000 किलो के करीब आपके लीद वहाँ पे जमा हो रही है पर डे।
वैसे सफाई की व्यवस्था पहले से है वहाँ पे, नगर पालिका इसमें करती है, लेकिन उसका पूरा वैसा डिस्पोजल नहीं है। और इसी चीज़ को पॉजिटिव वे में एक अच्छा मैसेज भी जाए, पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित हो, उसके लिए ये पहली बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका कलेक्शन करके एक फायर पैलेट्स वगैरह बना रहे हैं इसके। तो इसमें पिरूल को भी मिक्स करेंगे, इसमें 50% पिरूल होगा और 50% घोड़े की लीद होंगी, खच्चर की लीद होगी। इसको मिक्स करके और इसकी बढ़िया प्रोसेसिंग वगैरह करा के और ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में चारधाम यात्रा को उत्तराखंड के पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद चखने को मिल रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर राष्ट्रीय शहर आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह इन व्यंजनों का तैयार कर रही हैं और वहीं यात्रियों का मंडवे की रोटी और झंगोरे की खीर और उड़द की पकौड़े जैसे स्थानीय पकवान परोसे जा रहे हैं। और इस व्यवस्था से जहां श्रद्धालु देवभूमि की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं, वहीं स्थानीय महिलाओं को स्वरोजगार के साथ आत्मनिर्भर बनने का मंच मिला और जिससे उनकी आजीविका सशक्त हो रही है। मेरा नाम सुनीता बंसल है और मैं स्वयं सहायता समूह की गणपति स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि कहा था कि उत्तराखंड में हमारी जो चारधाम यात्रा चल रही है, ऋषिकेश से आरंभ हो रही है, तो जहाँ ये पंजीकरण कार्यालय यहाँ में हमारे नगर निगम के द्वारा जो है स्वयं सहायता समूह को यहाँ पे स्टॉल दी गई है, जिसमें हम पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद जो है अन्य देशों से आए हुए लोगों को चखा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से लोग हमारे व्यंजनों को पसंद कर रहे हैं। हम झिंगोरे की खीर बना रहे हैं, मंडवे की रोटी बना रहे हैं, पाणो बना रहे हैं और हमने भंगेरू की चटनी भी बनाई और अरसे ला रखे हैं हमने। यहाँ पर से लोग हमारे अरसे भी खा रहे हैं और बहुत ही अच्छा मतलब हमारे यहाँ का महसूस कर रहे हैं लोग आकर के। और हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में भी यहाँ तीर्थ यात्रा जो है बहुत जोर शोर से लोग आ रहे हैं और बड़ा अच्छा आनंद ले रहे हैं और अच्छी यात्रा चलने के बहुत अनुमान है। हम इसके लिए जो है धामी सरकार के और जिला प्रशासन के आभारी हैं, जिन्होंने हमें स्वयं सहायता के द्वारा हमें आजीविका का अच्छा चलाने का मौका दिया, जिससे हमारे परिवार और हमारी गृहस्थी जो है अच्छे से चल रही है। हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। मंगलौर नगर पालिका परिषद की बैठक बोर्ड में शहर के विकासों के लिए साल 2026-27 के लिए 64 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पास किया गया और इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और जन सुविधाओं का बेहतर बनाया जाएगा। और बैठक में वार्ड नंबर 1 का नाम बदलकर सैनीपुरा करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और साथ ही जर्जर सड़कों के सुधार और पाइपलाइन बिछाने और फॉगिंग अभियान तेज करने के लिए पर भी सहमति बनी। और पालिका अध्यक्ष मोहिउद्दीन अंसारी ने मंगलौर को ग्रीन और क्लीन सिटी बनाने के साथ साथ शहर की अतिक्रमण मुक्त और साफ सुथरा रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आज 23/4/2026 को हमारी एक बोर्ड बैठक हुई, बोर्ड मीटिंग हुई, जो मीटिंग बड़ी शानदार मीटिंग रही, कामयाब मीटिंग रही, सफल मीटिंग रही। इसमें काफी प्रस्ताव पास हुए। सबसे पहले तो हमारा 2026-27 का बोर्ड बजट पास हुआ। काफी हमारे प्रस्ताव पास हुए हैं। एक मानव अधिकार आयोग में एक मामला चल रहा था, एक हमारे वार्ड नंबर 1 का नाम था चमरान खालसा, आज उसको हमने चेंज करके सैनीपुरा कर दिया है। कितने कुछ प्रस्ताव के पास हुए? प्रस्ताव बहुत पास हुए हैं। सड़कों के मंगलौर की जितनी भी टूटी फूटी कच्ची सड़कें हैं, सभी सड़कों के हमने प्रस्ताव पास किए हैं, जिनकी डिटेल्स मैं वैसे दे नहीं सकता, लिखित में है, सब कुछ वो मिल जाएगा। सर आपकी नगर पंचायत को हो गया, 4 निगम को हो गया, क्या उपलब्धि है सर? उपलब्धि है, हमने चुनाव से पहले जो वादे किए थे काफी हम पूरे कर चुके। सबसे पहले मैंने वादा केदारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासन द्वारा लागू की गई टोकन व्यवस्था बेहद कारगर साबित हो रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार श्रद्धालुओं को निर्धारित समय पर
दर्शन कराए जा रहे हैं और जिससे लंबी लाइनें और भीड़ प्रबंधन में बड़ी राहत मिलेगी और यात्री इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं और मंदिर परिसर में सुचारू आवाजाही के लिए प्रवेश और निकास के अलग अलग मार्ग तय किए गए और जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें व्यवस्थाओं को निरंतर निगरानी कर रही है और अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखने की और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। मेरा नाम उन्नति है। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ और मैं कल केदारनाथ ट्रैक करके यहाँ पहुंची हूँ। रात में हमने स्टे किया और सुबह हम दर्शन के लिए लगे। काफी सुचारू रूप से यहाँ पे सब व्यवस्था की गई। प्रशासन ने बहुत सहयोग किया लोगों का, हमें बहुत अच्छे से दर्शन करवाए गए, स्पर्श दर्शन हुए हमारे और जो भी वेट था वो वर्थ था हमारे लिए। हमने जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस किया बहुत डिवाइन था और हमारे लिए बहुत अविस्मरणीय है। धन्यवाद। ये दिनांक 22 अप्रैल 2026 को जो है श्री केदारनाथ धाम जी के कपाट खुले थे और 21 अप्रैल से जो है टोकन व्यवस्था शुरू की गई थी। टोकन के अनुसार जो है सभी श्रद्धालुओं को लाइन में लगाया जा रहा है और श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक है और सभी श्रद्धालुओं को लाइन में लगाकर बारी बारी से सुचारू सुव्यवस्थित रूप से दर्शन करवाए जा रहे हैं और मंदिर परिसर में जो है पूरी व्यवस्था एकदम बढ़िया चल रही है और एंट्री गेट से सभी लोग लाइन कर रहे हैं, एग्जिट गेट से सभी लोगों को बाहर करवा कर दिया जा रहा है। पहले दिन जब हमारे कपाट खुले तो उस दिन लगभग अनुमानित 38 से 40,000 लोगों ने दर्शन किए थे। मेरी सभी यात्रियों से अपील है कि वो कृपया अपनी लाइन में धैर्यपूर्वक संयमपूर्वक अपनी लाइन में अपनी बारी का इंतजार करें। टोकन के हिसाब से ही जो टोकन दिया जा रहा है उसके अनुसार से दर्शन करें कृपया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।